हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है भाई, मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं? आज हम मौज मस्ती के साथ ही देखो पहुंच गए हैं भैया चैप्टर 4 पे। एलो जी चक दे फट्टे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो मजा तो तब आएगा ना जब पिछली 3 वीडियो देखी होंगी। भैया टाइम ही कहाँ मिलता है, अरे टाइम निकालो यार, क्या करना है। चलो फटाक से आज हम पढ़ रहे होंगे चैप्टर 4 नोट्स के साथ, एकदम इजी इजी पीजी स्टाइल में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। सबसे पहले बात करेंगे टॉपिक्स इन द चैप्टर की, उसके बाद एक एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास्प कर लेंगे आज इस वीडियो से। आई होप इस वीडियो के बाद आपको किसी भी और वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी। सो वीडियो को लाइक कर दो एंड चलो आप चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक्स इन द चैप्टर की, इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर एग्रीकल्चर। चैप्टर का नाम तो बता दो भैया, चैप्टर का नाम बहुत सिंपल है, एग्रीकल्चर, यानी कि क्या होता है, खेतीबाड़ी होता है ना एग्रीकल्चर। बट ये इतना सिंपल नहीं है जितना इसका नाम है, इसमें काफ़ी सारे सिस्टम है, फार्म सिस्टम, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फिर मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी, और उसके बाद एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो कि कहाँ कहाँ हुए हैं, एक तो इंडिया में और फिर एक यूएसए में। तो इंट्रोडक्शन में बात करें तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इट इंक्लूड्स ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो जुड़ी होती हैं किससे? एक्सट्रैक्शन से। किससे? खेती करने के जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, और प्रोडक्शन यानी कि आपका निकालना और उगाना, क्या ये दो जो चीज़ें हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, ये क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग, ये सब आते हैं इसके एग्जाम्पल में। क्या है? ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? ये जो रिसोर्सेज आपने निकाले हैं उनका प्रोसेसिंग करना। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो स्टील, आपने आयरन ओर जो है वो निकाल लिया, अब उसको स्टील बनाने के लिए आपको एक प्रोसेस डिफरेंट लगाना पड़ेगा। वहीं पे बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ, आपने एक धागा तो बना लिया बट उस धागे से कपड़े बनाने का प्रोसेस क्या है? एक सेकेंडरी एक्टिविटी है। ओके भैया, एकदम क्लियर समझ में आ गया। चलो, और टर्शरी एक्टिविटी क्या होता है? ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्राइमरी और आपकी सेकेंडरी सेक्टर में थ्रू सर्विसेज। एग्जाम्पल के लिए ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग। इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अब देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट में आप कुछ बना नहीं रहे, देखो गाड़ी किसी और ने बनाई है, वो अलग फैक्ट्री है ना, और आप उसकी प्रोसेसिंग भी नहीं कर रहे, आप बस क्या कर रहे हो, उसे एक मीडियम हो, आप यूज़ कर रहे हो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, मतलब एक तरह से आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो वो सारी कंपनीज जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वो सेक्टर्स, उन्हें कहा जाता है टर्शरी, जैसे ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब कुछ। चलो अब बात करेंगे इस चैप्टर में हम एग्रीकल्चर की। सो व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर पहली बात तो एक प्राइमरी एक्टिविटी है। जी हाँ भैया, अभी हमने सीखा, इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, रेयरिंग लाइफ स्टॉक, ये सब कुछ इंक्लूड होता है भाई खेती करने में, उगाना, फ्रूट्स उगाना, सब्जी उगाना, फ्लावर्स उगाना, ये सब कुछ। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन आर एंगेज इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। पूरी दुनिया में 50% लोग जो हैं वो किस में जुड़े हुए हैं? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं इन सम वे और द अदर। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आज भी अपनी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी एग्रीकल्चर से चला रही है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या कंडीशन है? तो क्या फेवरेबल टोपोग्राफी, यानी कि आसपास का जो नेचर है ज़मीन का, सॉइल कैसी होनी चाहिए, और क्लाइमेट, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं अच्छी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए। हो गया ना क्लियर? चलो जी, द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड, और ऐसे लैंड को जहाँ पे क्रॉप्स को आराम से उगाया जा सकता है विद प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के साथ, उन्हें कहा जाता है एरेबल लैंड्स। ओके जी, चलो अब देखते हैं फार्म सिस्टम क्या होता है। तो फार्म सिस्टम क्या होता है? द इंपॉर्टेंट इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर आर सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी और लेबरी। आपके लेबरी बोल रहा हूँ, 4 इनपुट्स होते हैं। कौन कौन से? सीड्स चाहिए होते हैं, फिर फर्टिलाइजर्स, देन मशीनरी एंड देन लेबर। ओके, द ऑपरेशंस नीडेड आर, और कौन कौन से ऑपरेशन चाहिए होते हैं? एक प्लगिंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग। फटाफट समझा देता हूँ। प्लगिंग क्या? आपका खेत को जोतना, मतलब पूरे खेत खोद देते हैं मिट्टी ताकि फ्रेश हो जाए। फिर सोइंग, बीज लगाना। इरिगेशन, पानी देना। वीडिंग, जो बेकार की घास है उसे निकालना। और हार्वेस्टिंग, फाइनली जो आपने फसल उगाई है उसको काटना। द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। और किसी भी एग्रीकल्चर का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? क्रॉप्स होते हैं, वूल होता है, डेयरी होती है, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, यानी कि पोल्ट्री फार्म होता है जहाँ अंडे वगैरह होते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करेंगे। फार्मिंग कैन क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस। तो पहली होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड दूसरी होती है कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, अब बात करते हैं
तो सबसिस्टेंस की बात करते हैं, ये वो फार्मिंग है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। ये बहुत ही सिंपल सी फार्मिंग होती है जहाँ पे इंसान सिर्फ उतनी खेती बाड़ी करता है जितनी से उसका घर चल जाए और अपना मतलब खानदान वगैरह, बस, इससे ज़्यादा नहीं। लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत कम यूज़ की जाती है। हाउस होल्ड लेबर होता है स्मॉल आउटपुट के लिए, मतलब हाउस होल्ड लेबर भैया मतलब घर के ही लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं, अलग से कोई लेबर नहीं आती है। सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करें तो वो फर्दर दो पार्ट में दो क्लासिफाइड है, मतलब दो डिफरेंट उसमें। एक तो थी इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड द अदर वन इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। देखो, ये एक ऐसी टाइप की फार्मिंग है जिसमें जो फार्मर होता है वो बहुत ही स्मॉल प्लॉट, एक छोटे से लैंड में बहुत ही सिंपल से प्लॉट यूज़ करके वहाँ पे लेबर होती है उसके साथ काम करता है। Climate with large number of days with sunshine and fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot। और सेम प्लॉट पे, क्योंकि भाई वो ऐसी जगह होता है जहाँ पे मौसम वगैरह अच्छा हो, तो कोशिश की जाती है एक ही साल में कई मतलब 2 से 3 तक क्रॉप उगा ली जाएं। राइस इज मेन क्रॉप, अदर क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सब इंटेंसिवली उगाई जाती हैं। दिस फार्मिंग इज प्रेवलेंट इन द थिकी पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ मानसून रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। इस एशिया में इस रीजन में पाई जाती हैं। प्रिमिटिव सब्सटेंस, अब दूसरे की बात करें, इसके अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरा होता है नोमैडिक हर्डिंग। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। तो चलो देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है। इट इज प्रैक्टिस्ड इन थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजॉन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये तो वो रीजन हो गए जहाँ ये कराई जाती है। These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation। तो ये वो एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और वहाँ पे वेजिटेशन बहुत जल्दी फिर से आ जाती है। अब मेथड देखते हैं। A plot of land is cleared by felling the trees and burning them। The ashes are then mixed with the soil and crops are grown। After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivation moves to a new plot। देखो समझाता हूँ। ये एक बहुत बड़ी सी जगह थी। अब यहाँ पे क्या किया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में? सबसे पहले एक एरिया फिक्स किया, पहला प्लॉट, इसके जितने पेड़ थे सब काट वाट के जला दिए और जो एशेस थी उसको कोयला बना के यूज़ कर लिया, है ना, क्योंकि वो मैन्योर का काम करती है। उगाया बहुत फटाफट बहुत जल्दी होती है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है ना, सॉइल अच्छी है, बारिश अच्छी है, फटाफट क्रॉप उग गई। 2-4 बार हुआ, उसके बाद ये सॉइल ख़राब हो गई क्योंकि आप टाइम ही नहीं दे रहे सॉइल को फ्रेश होने का। आपने क्या करा, उसके बाद यहाँ दूसरी में शिफ्ट हो गए, तो उसके बाद इसको टाइम मिल गया पूरा ठीक होने का। तो इसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, राइट। अब बात करते हैं नोमैडिक हर्डिंग की। एक मिनट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। इट इज प्रैक्टिस्ड इन द semi arid and arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India like राजस्थान। नाम से अब तो इतना पढ़ के पता चल गया होगा, ये ऐसी जगह जहाँ पे डेजर्ट होता है, डेजर्ट वाली जगह पे नोमैडिक हर्डिंग होती है। मेथड क्या है इस फार्मिंग में? herdsmen move from place to place with their animals from fodder and water along defined routes। तो यहाँ पे वो नहीं है कुछ उगाया जा रहा है, यहाँ पे क्या होता है, फार्मिंग जो होती है कैसी होती है, हर्ड्समैन जो भेड़ चरवाहे या ऊंट चरवाहे जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपने जानवरों और उनके खाने वगैरह को लेके पानी की तलाश में, या फिर उनको पता होता है उनको कहाँ जाना है, किस मौसम में कहाँ जाना है, ज़्यादा गर्मी है तो यहाँ जाओ, कम गर्मी इधर आ जाओ, ये सब उनको पता होता है। कौन कौन से जानवर होते हैं उनके पास? शीप, कैमल, याक, गोट आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड यानी कि इनके प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, इनसे मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स, और इसको बेच के काम चलाते हैं ये हर्डर और फैमिली वाले लोग। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा कमर्शियल फार्मिंग। So, as the name suggests, in commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in the market। एक लाइन आपका समझनी है, आपको एक सिंपल लाइन में एक्सप्लेनेशन है, विच इज सेल इन द मार्केट। यहाँ पे जितनी भी खेती होती है जानवर को पाला जाता है ताकि वो बेच पाए उसको। द एरियाज कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। तो इसमें एरिया जो कल्टिवेट किया जाता है बहुत ज़्यादा होता है, पैसा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, मतलब बड़े लेवल की खेती होती है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स क्या क्या? कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तीनों के बारे में समझते हैं फटाफट। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होती है? क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। अब अलग अलग जैसे आपके गेहूं हो गया, या गेहूं होता है, आटा होता है, ये सारी चीज़ें जितनी भी गेहूं वाली जो चीज़ें, मेज़
ये सब जो उगाई जाती हैं ये कमर्शियल फार्मिंग, गेहूं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवल पे चाहिए तो इसीलिए उसे बहुत बड़े बड़े लेवल पे उगाया जाता है। मेजर एरियाज कौन कौन से हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। सीवियर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। ज़्यादा ठंडी में ये ज़्यादा नहीं उगा सकते, मुश्किल से एक क्रॉप उगेगी बस। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फार्मिंग। व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग? द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर, क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक। लैंड यूज होता है। एरिया कौन कौन से हैं? और देखो मिक्स्ड फार्मिंग में क्या किया जाता है, यहाँ पे एक ही ज़मीन पे आपका खाना, जानवरों का खाना और रियरिंग लाइफ स्टॉक, जानवर वगैरह सब कुछ पाले जाते हैं, मिक्स काम किया जाता है। और ये कई यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कई जगह किया जाता है। प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है? ओनली सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। प्लांटेशन में आप अलग अलग तरीके की खेती नहीं करते, एक पर्टिकुलर को ही पकड़ लेते हो। जैसे टी, आपका टी का प्लांटेशन है, टी का बाग कहते हैं ना, जैसे सेब का बाग है मेरा, तो वही चीज़ है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ा जाता है और उसको उगाया जाता है साल भर मस्त दबा के। लार्ज अमाउंट लेबर लगती है और कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, कैपिटल यानी कि पैसे। प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज, दस रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। तो या तो उसी फार्म पे हो जाएगा या फिर आसपास दूर कहीं ले जाना पड़ेगा प्रोसेसिंग के लिए, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लगती हैं। एरियाज यहाँ पे आपके सामने हैं। रबर कौन से हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। रबर मलेशिया में, कॉफ़ी ब्राज़ील में, टी इंडिया में, श्रीलंका में, और इंडिया और श्रीलंका में टी। ये हैं कुछ एग्जांपल्स। अब बात करते हैं मेजर क्रॉप्स की। तो मेजर क्रॉप्स में आपके सबसे पहले आती है जो हम सबसे ज़्यादा खाते हैं, दैट इज राइस, चावल। मेजर फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड क्या है? चावल है। इट इज स्टेपल डाइट फॉर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। स्टेपल यानी कि बहुत ही कॉमनली खाई जाने वाली। राइस नीड्स द हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। राइस को क्या चाहिए होता है उगने के लिए? अच्छा टेम्परेचर, अच्छी ह्यूमिडिटी और खूब सारी बारिश। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सॉइल। इस तरीके की सॉइल में ये बेस्ट उगाया जाता है, विच कैन रिटेन वाटर। ऐसी सॉइल जो अपने अंदर पानी को होल्ड कर सकती है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, फॉलोड बाय इंडिया, फिर जापान, श्रीलंका और इजिप्ट। तो सबसे आगे है चाइना, फिर इंडिया। अगला आता है वीट, गेहूं जिससे आटा बनता है। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। उसको क्या चाहिए होता है? देखो चावल को तो बहुत सारा पानी चाहिए होता है, बहुत सारी बारिश चाहिए होती है, बट वीट को इतनी नहीं चाहिए होती, उसको मॉडरेट चलेगा, बट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट उसको धूप, खिली धूप होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से निकल पाते हैं वीट। ये बेस्ट होता है आपका ड्रेन्ड लोमी सॉइल में और एक्सटेंसिवली यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन सारी जगह पे उगाया जाता है। इंडिया में कब उगाया जाता है? विंटर सीजन में, राइट। विंटर में उगाया जाता है ताकि मॉडरेट इसको पानी वानी मिलता रहे, और जैसे ही आपका समर सीजन आने वाला होता है, धूप निकलती है, तब इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अगला है मिलेट्स। इनको और किस नाम से जाना जाता है? इन्हें क्वार्ट्स ग्रेन्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। तो लेस फर्टाइल आपकी जहाँ सॉइल है और सैंडी है, उन दोनों जगह पे इसे उगाया जा सकता है। इट इज़ अ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल। देखो सबकी कंपेयर कर लो, आराम से याद रख पाओगे। इसको कम रेनफॉल चाहिए होती है, हाई से मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, और एडिक्वेट रेनफॉल चाहिए होती है। जवार, बाजरा, रागी इंडिया में, ये मिलेट्स इसी के पार्ट्स हैं, ये इंडिया में उगाए जाते हैं। और बाकी सब किस कंट्रीज में? नाइजीरिया, चाइना और नाइगर में। मेज की बात करें, मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। तो मेज कुछ कुछ किसकी तरह है? वीट की तरह है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। ठीक है। मेज कहाँ पे होता है? नॉर्थ अमेरिका में, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया और मेक्सिको में। नेक्स्ट इज कॉटन। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। कॉटन जो रुई उगती है ना, उसको उगाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, बहुत कम रेनफॉल, और सोचो 210 दिन ऐसे होने चाहिए जिसमें बर्फ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी खासी मस्त सनशाइन होनी चाहिए, क्योंकि ठंडा पड़ा तो वो खराब हो जाता है। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। एलुवियल, ये दो टाइप की सॉइल में ये बेस्ट उगता है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, ये मेन प्रोड्यूसर हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटीरियल्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल यानी कि कॉटन के जो कपड़े होते हैं, उसका मेन रॉ इंग्रेडिएंट यही होता है। अगला है जूट। जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर के नाम से भी जूट को जानते हैं।
याद रखना क्वेश्चन आएगा। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल और रिक्वायर हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल एरियाज में ये क्रॉप खूब उगाई जाती है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स। इंडिया और बांग्लादेश। कॉफ़ी की बात करते हैं। कॉफ़ी जो है उसको वार्म टेम्परेचर चाहिए और वेट क्लाइमेट चाहिए एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए। सबके अपने अपने नखरे हैं। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। हिल के जो स्लोप होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, देखो कभी कभी धूप आती है तो वार्म आ जाता है, बट नॉर्मली टेम्परेचर गीला रहता है, ठंडा रहता है, और लोमी सॉइल होती है वहाँ की, इसीलिए हिल स्लोप्स बेस्ट होते हैं इसके लिए। ब्राज़ील लीडिंग प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। किसके उसके बाद कौन कौन से? कोलंबिया और फिर इंडिया में चाइना। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है। चाइना बोल दिया गलती से। टी की बात करते हैं। चाय हमारे दिल में बसी हुई है। चाय, टी इज़ अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन। ये भी एक प्लांटेशन क्रॉप है, हमने पढ़ा था। बेवरेज यानी कि जो नॉर्मली पी जाती है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स एंड जेंटल स्लोप्स। तो कैसी सॉइल चाहिए होती है इसको? वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल और जेंटल स्लोप्स चाहिए होते हैं, यानी कि ये भी हल्की ऊंचाई पे उगते हैं पर ज़्यादा नहीं। रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव। इसकी जो लीव्स होती हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो इसको थोड़ा ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है और मतलब हाई रेनफॉल चाहिए थ्रू आउट द ईयर। मतलब ऐसी जगह होती है जहाँ बारिश होती रहती है, दार्जिलिंग वगैरह में। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक अप लीव्स, क्योंकि बहुत छोटे छोटे लीव्स होती हैं, तो उसको हटाने के लिए, निकालने के लिए बहुत सारी लेबर चाहिए होती है। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन द वर्ल्ड। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये वो एफर्ट्स हैं जो किए जाते हैं टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन, यील्ड जिसे कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए, इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ रही है, खाने की नीड बढ़ रही है, तो उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए जो एफर्ट्स करे जा रहे हैं उन्हें कहते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसको कैसे अचीव किया जा सकता है? पहला, जो क्रॉप्ड एरिया है, जितने एरिया में क्रॉप उगाई जा रही है उसको बढ़ा दो। नंबर ऑफ क्रॉप्स को बढ़ा दो। इरिगेशन, पानी देने की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको बेटर कर दो। या फिर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, यानी कि आप केमिकली थोड़े उनको दवाइयाँ दे दो या कुछ भी ऐसा सोच लो, प्रोटीन वगैरह दे दो प्लांट्स को, सो दैट वो ज़्यादा उग पाएँ। फर्टिलाइजर कहते हैं जिनको। अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। फूड मतलब हमारी दुनिया में ना हर इंसान को खाना मिल पाए, यही अल्टीमेट एम है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का। अब बात करते हैं फार्म इन इंडिया। इंडिया में जो फार्म होते हैं ना, स्मॉल साइज फार्मलैंड होते हैं। यूज HYV सीड्स परचेज फ्रॉम मार्केट्स। कौन से? HYV टाइप के जो सीड्स होते हैं, हाइब्रिड वाले होते हैं ये, वो यूज़ होते हैं। और ये एडवाइस कहाँ से लेते हैं? अपने फ्रेंड से लेते हैं, एल्डर से या गवर्नमेंट से लेते हैं। ट्रैक्टर और बुलक कार्ट्स यूज़ होते हैं प्लगिंग के लिए। ट्यूबवेल यूज़ होता है इरिगेशनल एक्टिविटीज़ के लिए। रियल लाइफ स्टॉक मतलब जानवर पाले जाते हैं दूध के लिए ताकि और पैसे आ सकें। ऑल द मेंबर ऑफ फैमिली हेल्प इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज़। इंडिया का जो हाल है वो बता रहे हैं, सारे घर के मेंबर हेल्प करते हैं। फार्मर्स टेक क्रेडिट फ्रॉम बैंक। अब जो फार्मर्स के पास पैसे तो होते नहीं इतने ज़्यादा कि वो सीड्स ज़्यादा खरीद पाएँ, तो वो बैंक से लोन लेते हैं और एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वहाँ से लोन लेते हैं टू बाय HYV टाइप के सीड्स और उसके फर्टिलाइजर्स एंड ऑल। आगे देखते हैं लैक स्टोरेज फैसिलिटीज, सो दे आर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम। अब बेचारे बहुत गरीब होते हैं, नॉर्मली इंडिया के जो फार्मर्स है गरीब होते हैं, तो उन्होंने भाई अपनी जो खेती करी और फसल निकाल ली। अब उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, उनको संभाल के नहीं रख सकते, ख़राब हो जाएगी। तो अगर इवन कभी कभी मार्केट का रेट डाउन चल रहा होता है उन्हें तब भी बेचना पड़ता है, नुकसान हो जाता है उनका, है ना। पर ये इंडिया में दिक्कतें हैं। इन रीसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज़। अब बात करते हैं फार्म इन USA की, तो वहाँ पे लार्ज साइज के फार्मलैंड होते हैं यूजुअली। फार्मर जनरली रिसाइड इन द फार्म, फार्मर वहीं रह रहा होता है। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स वहाँ पे कौन सी हैं? कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन और शुगर बीट। एडिक्वेट मेजर्स लिए जाते हैं, आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट एंड दैट कैन डैमेज द क्रॉप। From time to time, soil samples are checked in the laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. तो वहाँ पे क्या होता है? सॉइल सैंपल्स को चेक किया जाता है टाइम टू टाइम, लेबोरेटरी भेज के, जैसे हमारे यहाँ ब्लड टेस्ट होता है ना, उनके यहाँ बहुत नॉर्मल सी चीज़ है सॉइल टेस्ट करवाना। सॉइल भेजते हैं, चेक करते रहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी दिक्कत, क्योंकि वहाँ पे बहुत एजुकेटेड टाइप के लेबर वो होते हैं फार्मर्स। द फार्मर्स कंप्यूटर इज लिंक टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम अ प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड। सोचो ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो एग्जैक्ट पिक्चर उनको देती हैं अपने फील्ड का, कि ऊपर से देखने में कैसा लग रहा है। ये हेल्प करता है फार्मर को ताकि वो केमिकल फर्टिलाइजर्स को सही टाइम पे सही जगह पे यूज़ कर पाए। फार्मर्स ट्रैक्टर, सीड ड्रिलर, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर, थ्रेशर,
इतने तरीके की मशीन्स यूज़ करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए। और ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज डिस्पैच्ड टू मार्केट एजेंसीज। तो वहाँ पे उनके पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ से मार्केट एजेंसीज तक उस सारे ग्रेन को ले जाया जा सके। तो विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस चैप्टर। कमेंट करके बता दो चैप्टर अच्छे समझ में आया कि नहीं, और ये नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं, है ना। कोई दिक्कत परेशानी है तो भी बता सकते हो। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना जाने से पहले, एंड जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना यार, वेरी वेरी बैड, फटाक से चुपके से कर लो, किसी को नहीं पता चलेगा, एंड मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।